बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नावल का उन्वान है नीला सितारा, जो लिखा है उम्मतुल मुताली ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम कहानियाँ, तमाम नावल आपको बर वक्त मिलते रहें। नावल कैसा लग रहा है, इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। मोहब्बत क्या शय है, ज़िंदगी भर इस लफ्ज़ से अक़ीदत निभाते, इस नाम पे ख़ुद को निछावर करते। वो आज पहली बार इसके मानी खोज रही थी, वफ़ा और अमानतदारी के मफ़हूम भी। आज इसने पहली बार जांचे थे। इसने ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं सुना था, मगर आज इसने क्या सुना था और वो ख़ुद क्या कह गई थी। आंसुओं की धुंधलाहट में वो इस शख्स का चेहरा वाज़े देखने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए इसने अपनी ज़ात भुला दी थी, जिसके वजूद से इसने दुनिया में सबसे बढ़कर मोहब्बत की थी, जिसकी तकलीफ़ और ख़ुशी को इसने इससे बढ़कर महसूस किया था, जिसकी मोहब्बत तक से इसने इश्क किया था। आज हर शय ख़त्म हो रही थी। यह शायद सिर्फ़ इसके लिए ख़त्म हो रही थी। कौल निभाने, अमानत लौटाने का वक्त आ गया था। इसने ज़िंदगी को उंगलियों के बीच से बहते हाथों से निकलते महसूस किया था। एशिया में लेदर का काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नुमाइंदा कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करके फ़ाइल आगे सरका चुका था। फ़ाइल अब मेरे सामने रखी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट मेरा पहले से देखा हुआ था। ये बनवाया ही मैंने खुद था, अपनी मर्ज़ी की शर्तों पे। लेदर की मसनूआत की फराहमी के इस माहिदे की कितनी ही कंपनीज़ ख्वाहां थी, और मैंने ये बासानी इनके मुंह से छीन लिया था। ये बेशक बड़ी कामयाबी थी, मगर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी। सिग्नेचरी के से हाथ मिलाते मैं रस्मन भी ना मुस्कुरा सकी थी। मेरा पीए रोहिल इन लोगों को बाहर तक छोड़ने गया था। ये काम हमेशा मैं खुद करता हूँ, पर आज ना कर सका था। अपने आप में उलझने के सिवा मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में रोहिल एक बार फिर मेरे सामने था। वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की मुबारकबाद दे रहा था। सर, वो जुनैद सर का भी फ़ोन आया था। वो याद दहानी करा रहे थे कि घर का इंटीरियर तकरीबन मुकम्मल हो गया है, आपको देखने जाना है। मैंने सर की जुम्बिश से बात सुन लेने का इशारा दिया था, और ताशा मैडम आई थीं। आप मीटिंग में थे तो मैसेज छोड़ गई हैं कि डिनर आप इनके साथ कीजिएगा। मैंने सर उठाकर देखा था। रोहिल के चेहरे पर रश्क था। वाज़ेह था कि मेरा पीए मुझे जन्नत में खड़ा देख रहा है। 23 साला रोहिल अहमद 2 साल कबल मेरे पास नौकरी के लिए आया था। मुआशी मजबूरियों ने इसे तालीम मुकम्मल नहीं करने दी थी। वो मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार और वफादार भी था। जब भी मैंने इसे बतौर पर्सनल असिस्टेंट मुतय्यन कर लिया था, ये सिर्फ रोहिल की मुश्किल ज़िंदगी का शाखसाना न था। कोई भी होता तो इस वक्त आर्यान रियासत जहाँ है, इसे देखकर वो रश्क ही करता या फिर हसद। पिछले 3 साल में मेरे कारोबार ने मौजज़ाती तरक्की की थी। मेरे हाथ गोया माइडस के हाथ थे कि जिसे छू लूँ वो सोना हो जाए। जिस पोश इलाके में कितनी बड़ी मैंने ज़मीन ली थी, वही कम बात ना थी। और फिर इस घर की तामीर और आइश पाकिस्तान के माहिर और बेहतरीन नामों ने करके इस बंगले को देखने से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ बना दिया था। और ये सब क्या कम था। क्या वो हसीन ताशा नामी बिला सुबह शाम मेरे आगे पीछे फिर रही थी। रोहिल का रश्क कुछ ऐसा बेजवाज़ भी ना था, बस इस रश्क के पीछे की वजूहात सतही थी। पिछले 2 दिन में मैं पहली बार मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तुम जाओ। इसे वहाँ से भेजते मैं कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते कदरे पुरसुकून था। मैंने एक अहम फैसला ले लिया था। वो ज़्यादा मंतक पर मुबनी ना था, मगर मैं मुतमईन था। गाड़ी हमवार रास्ते पे तेज़ी से रवाना थी। मैं एक कंसाइनमेंट को देखकर शहर से बाहर अपने गोदाम जा रहा था। आराइशी कालीनों के इस ऑर्डर को मेरा क्लियरेंस मिलने पर सप्लाई के लिए रवाना किया जाएगा। गाड़ी में मेरे साथ रोहिल और ड्राइवर बशीर थे। सर, आप अपने नए घर में कब शिफ्ट होंगे? मैं अपने मोबाइल पे ईमेल्स देख रहा था। मेरे फारिग होते ही रोहिल ने अपनी जुस्तजू का इजहार किया था। मुझसे ज़्यादा वो मेरे नए घर में शिफ्ट होने का मुंतज़िर था। मैं इसकी बेताबी पर हंस पड़ा, जबकि मेरे जवाब पे इसका मुंह उतर गया। फ़िलहाल तो कुछ अर्से तक मैं वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकूँगा। क्यों सर?
इसके इल्म में था कि वहाँ सब काम मुकम्मल हो चुका है। मेरी वाइफ वहाँ जाने में कंफर्टेबल नहीं है। वजह सुनकर रोहिल ना सिर्फ हैरान हुआ था बल्कि इसके चेहरे से जाहिर था कि इसे मेरा फैसला इसके पीछे वजह इंतहाई अहमकाना लगे हैं। अपने तौर पे तो वो यही तय किए बैठा था कि मैं भी इस नए शानदार घर में नई बीवी, वो भी ताशा या इस जैसी औरत के साथ जाऊंगा। पिछले 2 साल में रोहिल ने हर पल मेरा मुशाहिदा किया था। मैं जैसे इसका मदरसा था और वो उस्ताद। खाक से उठकर कामयाबी की बुलंदियों तक कैसे पहुंचना है, वो ये मेरी ज़िंदगी से सीखना चाहता था। और मैं जो वहाँ पहुँच गया था, कामयाबी के असल माने अब समझा था। जो फैसला रोहिल को हमाकत लग रहा था, इसे लेते मेरे दिल से वो बोझ उतर गया था जो पिछले 2 दिन से मुझे किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा था। क्यों? क्या हुआ? क्या बीवी इस काबिल नहीं होती कि हम इसके लिए अपने कोई फैसले बदलें? वो मेरी ज़िंदगी से सब सीख रहा था और मैं इसे इतना अहम सबक ना देता। वो गड़बड़ाया था। इसके पास सवाल का जवाब यकीनन नफ़ी में था। इसकी अपनी शादी 1.5 साल पहले इसकी चचा की बेटी से हुई थी। मुश्किल हालात और इसमें शादी जैसी जिम्मेदारी इसने बीमार बाप के दबाव में आकर की थी। अब ऐसी औरत की इसे कितनी कदर थी जो इसके सर थोपी गई थी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था। लेकिन सर, इंसान अपनी कामयाबी भी इंजॉय ना करे क्या? कामयाबी क्या होती है रोहिल अहमद? अगर तुम्हें लगता है कि बंगला, गाड़ी, बैंक अकाउंट में रुपयों का ढेर कामयाबी है तो तुम गलत हो। मैं ज़िंदगी भर इन चीज़ों के पीछे भागा हूँ। इस भाग दौड़ में क्या गंवाता रहा हूँ, मुझे अब पता चला है। इन चीज़ों की ख्वाहिश रखनी गलती नहीं, इनके लिए मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन इन्हें ज़िंदगी का हिस्सा समझना चाहिए। कल ज़िंदगी नहीं, अगर ये सब चीज़ें आपको सुकून ना दे सकें, जो खुशी पास हो इसे महसूस ना करने दें, तो ये कामयाबी कहलाने के लायक हो सकती है भला? मैं रुका था। रोहिल खामोश रहा। इसको खुशी के मानी बताते मैं जैसे खुद इसके मायने नए सिरे से जान रहा था। खुशी मेरी बीवी के मोहब्बत से पकाए खाने में है, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि वो रिस्क हलाल है। इस पुरस्कून नींद में है, जबकि मुझे इत्मीनान हो कि मेरी वजह से किसी दूसरे की नींद हराम नहीं हुई है। कामयाबी तो इस मुस्कुराहट में भी है जो मेरी बीवी के चेहरे पर चंद रुपयों के मामूली तोहफे से आ जाती है। मेरे तस्वुर में एक मुस्कुराहट खेली थी। रोहित ज़रा मुतासिर नहीं लग रहा था। हम दयानतदारी में पड़े इसके मयारों से चलते अक्सर कामयाबी को वो पैमाना फरामोश कर देते हैं जो रब ज़ुल जलाल ने बयान फरमाया है। मुझे अचानक वही याद आया था। असल कामयाबी तो ये है कि इंसान जहन्नुम से बच जाए और जन्नत में चला जाए। अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होने के लिए हमें इतना तो करना ही है ना। इसके आयत करदा इबादत की फ़राइज़ अदा करें और इसके बंदों के हक़ूक़ निभाएं। लोगों में पहला हक़ घर वालों का होता है और अहले बैत में सबसे पहले बीवी आती है। हम दुनिया के सामने कल्चर्ड और मैनर्ड बनते ये एक अहम बात कितनी आसानी और दीदा दिलेरी से फरामोश कर देते हैं कि हम इस औरत के हकूक़ के बारे में पूछगछ होगी जिसे हमने अल्लाह के इक़रार के साथ निकाह में लिया है। लाशऊरी तौर पर हम खींचते हैं तो इस औरत की तरफ जो शैतान के हथियारों से लेस होकर हमारे सामने आती है, अपना आप इस तरह पेश करती है कि हम बिछ जाएं इसके आगे। हमें ऐसी औरत को इज़्ज़त चाहे ना करें, हम अपनी तवज्जो और अल्तफ़ात इसी पर लुटाते हैं। हमें अहमियत देने के काबिल वही लगती है। घर में हमारी इज़्ज़त की पासदार बनी सादा सी औरत को तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बीवी है क्या बड़ी बात है, हमारी खुशी और इज़्ज़त का ख्याल रखना फ़र्ज़ है इसका। हम इसके हकूक़ भूल जाते हैं, गलत करते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है इसकी खुशी का ख्याल रखना। नेक औरत दुनिया का सबसे कीमती मता होती है और हम इसे दुनिया की सबसे हल्की शय कर जानते हैं। जानते हो कि वो काबिल कदर क्यों होती है? ज़ाहिर है रोहिल ये नहीं जानता था। मैं भी तो ये सब आज ही दरियाफ्त कर रहा था, क्योंकि पाकीज़ा बीवियाँ आदमी को जन्नत में मिलेंगी। दुनिया में जिस तरह अल्लाह ने जहन्नुम से इबरत दिलाने के लिए बागात और नहरें बनाई हैं, इसी तरह नेक बीवी भी जन्नत की औरत की झलक है। गाड़ी में अब गहरा सन्नाटा था। रोहिल मेरी बात से मुत्तफ़िक़ था या नहीं मैं नहीं कह सकता था। मैंने महसूस किया कि ड्राइवर भी हमारी तरफ मुतवज्जह था। वो बैक व्यू मिरर में रोहिल को देख रहा था। मुखातिब अलबत्ता मुझसे हुआ था। साहब जी, आप जितनी गहरी बातें तो मैंने नहीं सोची थी। अलबत्ता मैं तो बड़ी सादा सी बात से अपनी बीवी को इज़्ज़त देनी सीखी थी।
मैं पहले जब दूसरी नौकरी करता था बड़ा ख्वार होता था। दिन भर साहब लोगों के सामने जी हजूरी करते। मेरे पास अपना इख्तियार इक़्तिदार दिखाने को सिर्फ बीवी ही होती थी। मैं इसे बहुत सुनाता था। इसने बर्दाश्त करना था, वो करती थी। फिर एक बार गजरे बेचने वाले एक बच्चे से जान छुड़ाने के लिए मैंने इससे गजरे खरीद लिए। घर लाकर बीवी के हाथों पर रखे तो बेतहाशा हैरान हुई। इसकी हैरानी मुझे गाली की तरह लगी। मुझे महसूस हुआ था कि मेरी बीवी मुझे चंद रुपयों के फूलों का भी अहल नहीं समझती। फिर वो खुश होने लगी तो मुझे मालूम हुआ इसे खुश करना कितना आसान काम है। और साहब जी, जब मैंने इसके हाथ से लेकर वो गजरे से पहना दिए तो बस खुशी से मरी ही नहीं थी। इस दिन से मैंने अपना रवैया बदल लिया। इससे मुस्कुरा कर बात करता, इसकी बात सुनता। इसे इज़्ज़त क्या दी, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दिलवा दी। 5 साल हो गए इस बात को और इस दिन से किसी ने मुझसे बदतमीज़ी नहीं की। इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाली ज़ात तो बस अल्लाह की है ना। हम इसकी दी नेमत की नाकदरी करके अपने लिए कौन से तमगे नाम करा लेंगे। हम मर्द सब एक से होते हैं, औरतें बहुत अलग अलग तरह की। और ये जो हमारी औरतें हैं ना, कनात वाली, नाकदरी से रखो तो सोने के महल भी खुश नहीं रहती। इज़्ज़त और चाव से घर की मलका बनाओ तो खुश रहती हैं। ये पौधों की तरह होती हैं, तेज़ धूप में झुलस जाती हैं मगर शोर नहीं करती, जताती नहीं मगर महसूस बहुत कुछ करती हैं। इनका पानी हमारी मोहब्बत है, इसी में फल फूल करती लाती हैं। अनपढ़ ड्राइवर गहरी बातें कर रहा था। मैं और रोहित गहरी सोच में थे। मैं ये सोच रहा था कि दूसरों को नसीहत करना कितना आसान काम था। हाँ, मैंने इतने बरसों में सितारा का बहुत ख्याल रखा, मगर सिर्फ इस हद तक कि अपनी बिसात के मुताबिक सहूलतें देता रहा था। मोहब्बत की तशनगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मेरे कुछ कसूर थे, मैंने सोच रहा था, मगर साथ ही सितारा की गलतियां भी शुमार कर रहा था। साथ बैठा रोहिल ना जाने क्या सोच रहा था, शायद वो भी खुद को जांच रहा था। गाड़ी गोदाम के बाहर रुकी तो सोचों का सिलसिला तमाम हुआ। ड्राइवर गोदाम के मैनेजर को बुलाने गया तो मैंने रोहित से पूछ ही लिया कि वो क्या सोच रहा था। मैं बस हैरान हो रहा था कि आपकी वाइफ एक लग्जरी बंगलों में शिफ्ट होने में कितनी अनकम्फर्टेबल क्यों हैं। रोहित को अपनी बीवी को सोचना था, मगर वो आम मर्दों की तरह किसी और की बीवी को सोच रहा था। इसका सवाल मुझे चुभा था। औरत का कसूर ढूंढ लेना आसान है, अपनी कोताही भी इसके खाते में डाल देना इससे भी ज़्यादा आसान। अचानक मेरी गलतियाँ पस मंज़र में चली गई थी। सितारा के कसूर बड़े हो गए थे। कार्गो के लिए जाने वाला सारा सामान बिल्कुल ठीक था। काम ख़त्म होने के बाद मैं फ़ौरन वहाँ से निकल गया था। मेरी आदत है कि काम ख़त्म होने के बाद मैं कुछ देर वहाँ ठहर कर अपने मातहत और मज़दूरों का हाल अहवाल लेता हूँ। असलम नज़र नहीं आ रहा। सबसे बातें करते अचानक मुझे अपने एक लोडर का ध्यान आया था। रोशनी कम है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा। किसी कोने से सदा बुलंद हुई थी और फिर हर तरफ टहके ही कहते थे। फिर किसी ने इसे बुलाना शुरू किया था, कल्लू कल्लू इधर आ, साहब बुला रहे हैं। इसे मेरे सामने किया गया और मैं आज पहली बार इसके तर्ज तखातुब पर गौर कर रहा था। इन लोगों ने आपस में नाम रखे हुए थे, रंग, कद या जिस्मानी हैयत के मुताबिक, और इनमें से अक्सर तहज़ीब का पहलू लिए थे। मैंने पक्की रंगत वाले इस नौजवान लड़के असलम की तरफ देखा था। वो खुद पे कसे गए जुमले सुन चुका था और अब अपनी रंगत पर शर्मिंदा नज़र आ रहा था। वो चीज़ जो इसके अख्तियार में ना थी, इस पर सर झुकाए खड़ा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मुख्तलिफ़ कौमों और ख़ानदानों में अलग अलग नस्ल, रंग, कद्र और हैयत में सिर्फ़ इसलिए बनाया है कि हम एक दूसरे की शनाख्त कर सकें, इसलिए नहीं कि किसी को खुद से कमतर समझें। इसने हम में से हर एक को बेहतरीन सूरत दी। हम में जो बाकियों से अलग है वो हमारी ख़ास शनाख्त है, हमारे नुक्स का पहलू नहीं। अब से कोई किसी को बुरे नाम से नहीं बुलाएगा। अल्फाज खुद ब खुद मेरे मुंह से अदा हो रहे थे। जो कुछ देर कबल मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा था, अब इन्हें समझा रहा था। बाज़ दफ़ा सारी गिरहें एक के बाद एक खुलती चली जाती हैं, सारे जवाब एक साथ मिल जाते हैं, या फिर शायद जवाब हमेशा से हमारे सामने होते हैं, हम ही इन्हें देख नहीं पा रहे होते हैं। किसी ने सच कहा है कि वो लोग जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, जिनकी तकलीफ़ हम रोज़ देखते हैं, इनके लिए हमारे अंदर का एहसास आहिस्ता आहिस्ता सो जाता है। पराए लोगों से हमदर्दी करना आसान होता है, क्योंकि इनके दर्द को दूर करने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता।
बस ज़ुबानी हमदर्दी जतलाई, इनके अपनों को मलामत की और आप बड़े बन गए। रोहिल का जो सवाल मुझे चुप करा गया था, इसका जवाब मुझे उलझाए मुँह में का आखिरी टुकड़ा मेरे हाथ आ गया था। देखो देखो, मैं ना कहती थी कि ये है ही ऐसी, इसके न हाथ में कोई चीज़ ठहरेगी, न जहाँ इसका छाया पड़ेगा वहाँ कोई चीज़ फलेगी। ये नीला दाग तो वैसे भी नहुसत की अलामत होता है। मेरी बहू के यहाँ खुशखबरी है, नीलो से कहना अब हमारे घर न आए। ये सितारा का बचपन था। महल्ले की औरतों के पास इसके बारे में ऐसी ही बातें होती थी। ये सिर्फ इस छोटे शहर के मुतवस्सित तबके के महल्ले की औरतों की जहनीत की बात ना थी। मौजूद महफिलों में भी इसने अपने साथ चलने वाली शय पर लोगों से बहुत कुछ ना कुछ सुन रखा था। अच्छा, आपका नाम सितारा है? मुझे लगा नीलम या नीलोफर वगैरह होगा। फिर सब आपको नीलो क्यों कहते हैं? अच्छा, ये जुमला अधूरा छोड़ा गया, लेकिन इसके चेहरे पे जमी इस नज़र ने अल्फाज की कमी पूरी कर दी। महंगी साड़ी और डायमंड ज्वेलरी में लदी एक रिटायर्ड कर्नल की वो कहने को महसिब और तालीम याफ्ता बीवी इस लम्हे में हमारे महल्ले की जाहिल औरतों से किसी तरह कम ना लगी थी। बहुत सी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, मगर वो इंसान का आदी नहीं हो पाता। शायद वो भी नहीं हो पाई थी। सितारा के बड़े कसूर थे। वो पैदाइशी यतीम थी। इसकी पैदाइश से 2 माह कबल अफ़ीफ़ अली अचानक ही अपने खालिद के हकीकी से जा मिले थे। कौसर खालिद ने शोहर की आखिरी निशानी को अल्लाह की अता करदा तस्कीन जाना था और बेहद मोहब्बत और मान से इसका नाम सितारा रखा था। बेटी, तुमने भी कहाँ इसका नाम सितारा रख दिया है? इतनी तो बदनसीब है ये, बुरी किस्मत का ही सितारा बनेगी। महल्ले की सबसे बुजुर्ग खातून रुखसाना अम्मा ने राय दी थी और इसके बाद से तो जैसे ये बात मुसम्मिम हो गई थी कि सितारा बदकिस्मत थी और इसकी बदकिस्मती फैलती गई। ये राय शायद इतनी पक्की ना होती अगर इसके चेहरे पर नीला दाग ना होता। इसके बाएं रखसार पे आँख के किनारे तक फैला नीले रंग का पैदाइशी निशान था। सितारा की सारी खूबसूरती इस दाग के आगे नज़रअंदाज कर दी गई थी और वो दाग नहुसत की अलामत करार पाते इसकी पहचान बन गया था। महल्ले की औरतें इसे नीलो कहती और बच्चे नीली नीली कहकर छेड़ते। कौसर खालिद कुछ अर्सा तक तो एहतजाज करती रही थी, मगर फिर मुस्तकिल जहाज जैसी ज़िंदगी ने इनकी तवानाई दूसरी चीज़ों में उलझा दी थी।